इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं चुनाव धमाका, ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। शुरुआत आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। आज फर्स्ट फेज की वोटिंग में बंपर वोटिंग हुई है। बंगाल चुनाव में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग के सिग्नल्स मिले हैं। 82% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। फाइनल डाटा में वोटिंग परसेंटेज अभी और ज्यादा बढ़ेगा। 2016 की विधानसभा चुनाव में 83.02% वोटिंग हुई थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 81.76% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा पूर्वी मिदनापुर में मतदान की खबर है। पूर्वी मिदनापुर की 7 सीटों पर करीब 84% वोटिंग हुई। बांकुड़ा की 4 सीटों पर 82% वोटिंग की खबर है। झारग्राम की 4 सीटों पर तकरीबन 82.55% लोगों ने ईवीएम का बटन दबाया। पश्चिमी मिदनापुर की 6 सीटों पर वोटिंग के लिए 100 में से करीब 82 लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वहीं पुरुलिया की 9 सीटों पर तकरीबन 79% लोगों ने मतदान किया। पहले दिन के चुनाव का रुझान आप पहले दिन की वोटिंग से समझ सकते हैं। 82% से ज्यादा वोटिंग किसके लिए? सरकार बदलने के लिए, क्या दीदी को हटाने के लिए, या दीदी को बचाने के लिए? इंडिया टीवी के रिपोर्टर अमित पालित और मनीष भट्टाचार्य सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, आपके पास सबसे पहले आना चाहते हैं। आप पूर्व और पश्चिम मिदनापुर इलाकों में दोनों में आप गए। कहते हैं बंगाल का वोटर बहुत साइलेंट है, खुलकर अपनी बात कहता नहीं है, अपनी मुट्ठी खोलता नहीं है। बंगाल के साइलेंट वोटर ने आज आपसे कुछ कहा या नहीं? बंगाल के साइलेंट वोटर ने साइलेंट में ही ये बात कही है कि बदलाव चाहिए, और अधिकांश लोगों ने कही है। ये मैं उन जगहों पर जाकर उन लोगों से बात करने के बाद ही आपको बता रहा हूं। और ख़ास बात ये मैं बताऊं कि जो पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर ये जो इलाका है, यहाँ पर एक पुराना ट्रेंड रहा है। जो यहाँ के वोटर्स हैं वो जल्दी आमतौर पर पार्टी शिफ्ट नहीं होते, यानी कोई पार्टी बदलते नहीं है। 34 साल तक कम्युनिस्ट को दिया, उसके बाद टीएमसी को दिया, लेकिन इस बार जो मानस बदला है, मानस तभी बदलता है जब उनकी ज़रूरतें या उनके वायदे पूरे नहीं होते हैं। बहुत इमोशनल होते हैं बंगाल के लोग, और यही वजह है कि जो दिल से सोचने के बाद लोगों ने ये कहा है कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होने के पीछे कारण बहुत सारे हैं, और उन सवालों का जवाब अभी तक के वर्तमान सरकार नहीं दे पाई है। यही वजह है कि ये लोग परिवर्तन की बात पर खुश हो जाते हैं। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं सौरभ, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि बंगाली में जैसे हम बात करें वो तो चलिए फेमिलियर है, लेकिन अगर आप हिंदी भाषी हैं या हिंदी में अगर कोई बाइट लेनी भी है तो पूरी बात वो सुन लेंगे, जवाब नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही परिवर्तन शब्द हम पूछते हैं कि क्या परिवर्तन होगा, बिल्कुल तो चलिए अब रुक करते जरा अमित पालित का। मनीष, हमने आपकी बात सुन ली। अमित पालित, जरा आप बताइए, आज जंगल महल इलाके में है। लोकसभा नतीजों के आधार पर जंगल महल में बीजेपी का क्लीन स्वीप माना जा रहा था, और इन आदिवासी इलाकों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। आपका क्या अंदाजा है? देखिए पंकज, मैं बता दूं कि जो जंगल महल का इलाका है, जैसे नाम है वैसे जगह भी है। जंगल तो है, लेकिन इसमें महल ये है कि जो वोटर्स है वो उस महल में रहते हैं, जिसे जंगल कहा जाता है। लेकिन जंगल का राजा कौन बनेगा, जब इसको तलाशने के लिए हम निकले तो हम झारग्राम से पुरुलिया, फिर पुरुलिया से हम बांकुड़ा पहुंचे। तो मैं अपने सफर के बारे में बताता हूं, साथ में आपको समझ में भी आएगा कि वोटर्स के मन में क्या है। पहली बात, बंगाल का वोटर साइलेंट नहीं है। बंगाल का वोटर बिल्कुल वोकल है, और उसने वोकली इंडिया टीवी के कैमरे पर बताया कि वो क्या चाहता है। झारग्राम में जो वोटर्स है उन्होंने साफ साफ ये संदेश दिया है कि वो जो ट्रेंड आपने 2019 में देखा था, वो ट्रेंड उसको लेकर चल रहे हैं 2021 में। और 2021 में भी यहां पर जो मुकाबला है कांटे का रहेगा। 2019 में जो वोट परसेंटेज का जो फर्क था बीजेपी में और टीएमसी में, वो 1% का था। 1% के मार्जिन से बीजेपी जीती थी। मैदान में भी आज भी फील्ड में वही नजर आया कि यहां पर 50-50 का ये पूरा का पूरा मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पुरुलिया की, पुरुलिया में तो 49% मिले थे 2019 में, और आज के दिन यहां पर क्या हुआ? आज के दिन भी यहां पर यह देखने को साफ मिल रहा है कि जो एज है बीजेपी के पास, वो है यहां की SC/ST कम्युनिटी, जिसकी तादाद है 36%। और खास तौर पे जो महिला वर्ग है वो जबरदस्त तरीके से बाहर निकली है, वोट किया है, और वोकली उन्होंने बताया कि वो क्या चाहती है। ग्रामीण जो इलाका है फिलहाल के लिए इतना ही है। तो बंगाल में कुल कितनी वोटिंग हुई, वोटिंग का फाइनल फिगर क्या रहा, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, और उसके बाद हम एक बार फिर हमारे संवाददाताओं से जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें, आज जब बंगाल में वोटिंग का मीटर हाई था, तभी ममता बनर्जी का ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई था।
बांग्लादेश में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो दीदी का बीपी बढ़ा रही थी। पहली तस्वीर आप देखें, मोदी ने ओराकांडी के हरि मंदिर में जाकर पूजा की। इससे पहले आज मोदी बांग्लादेश में 2 मंदिर के दर्शनों के लिए भी गए और मोदी का मंदिर दर्शन बंगाल की गली गली में देखा भी जा रहा था। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय को संबोधित भी किया। पीएम मोदी का यह भाषण ममता बनर्जी सुन रही थी और लोगों का रिएक्शन भी लाइव देख रही थी, सुन रही थी। ओराकांदी ठाकुरबाड़ी की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करने का। और आइए आपको अब सीधे हम बांग्लादेश लेकर चलते हैं। पवन नारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, तस्वीरें तो हमने दिखाई और वहां माहौल आपने क्या देखा वो बताइए। सौरभ, इस वक्त हम वापस ढाका आ चुके हैं, लेकिन ओराकांडी का माहौल कुछ ऐसा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो मतुआ समाज के लोगों में जश्न इस बात को लेकर था कि भारत के प्रधानमंत्री, जो कि पहले कभी मतुआ समाज के इस केंद्र में नहीं आए, वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ओराकांडी पहुंचे थे और उनको सुनकर बेहद गदगद नजर आ रहे थे। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना की तस्वीरें वहां लगी थी और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ सेल्फी ले रहे थे, क्योंकि मुख्य प्रोग्राम में सिर्फ 300 लोग ही अलाउड थे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से गए, वहां हजारों की संख्या में मतुआ समाज के लोग पहुंचे और वो कह रहे थे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ समाज के संस्थापक हरिचंद ठाकुर के जीवन से ज्ञान उनके साथ साझा किया और उनकी वैल्यूज को जो साझा किया, उससे बेहद प्रभावित थे और ये प्रभाव साफ दिखाई दिया। इसके पहले वो एक काली मंदिर भी गए थे, जोगेश्वरी मंदिर। वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काली माता को मुकुट चढ़ाया और उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की वजह से ही हो पाया। तो वहां के स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर खुशी थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन नारा। तो बांग्लादेश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, प्रधानमंत्री वहां थे और बांग्लादेश का माहौल हमने पवन नारा से जाना। अब बंगाल की पॉलिटिक्स पर हम वापस लौटते हैं। अपने चुनाव कैंपेन में ममता हमेशा बांग्ला में बोलती है, लेकिन आज मोदी पर वार हिंदी में किया गया। खड़गपुर की रैली में ममता ने मोदी पर सीधा सीधा हमला बोला। बोली, बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और पीएम मोदी बांग्लादेश जाकर बंगाल के बारे में भाषण दे रहे हैं। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। गुस्से से तमतमाई दीदी के भाषण का यह हिस्सा जरा गौर करने वाला है, सुनिए। আমরা ইলেকশন কমিশনকেও কমপ্লেন করব। দিস ইজ এ রাইট কমপ্লেন। ওয়ান ক্যানট প্লে এ ইলেকশন রোল অ্যাবাউট দ্য আদার কান্ট্রি। এ ফরেন কান্ট্রি ক্যানট প্লে দ্য ইন্টারনাল गेम्स ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए स्टेट, ऑफ ए कंट्री। आपका लिए सब छोड़ दिया जाए और हमारा लिए पूरा जबरदस्त से पकड़ा जाए, ये क्या हो सकता है? चोर के बोले चुरी करते, गृहस्थ के बोले सजग থাকতে, और चोर की माई जोर से बोले। मादार ऑफ थिप्स साउट्स मोस्ट। चोरेर माয়ের বড় গলা, বড় বড় কথা। खड़गपुर में वोट चाहिए तो बांग्लादेश में क्या चाहिए? कभी कहता है बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, और जाके आपने जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। तो कौन सच्चा है और कौन बुरा है, कौन सच्चा है तो कौन झूठा है, इसको जवाब चाहिए। नहीं होगा तो हम जितना तक जाना है हम जाएंगे। ममता बनर्जी का पारा बहुत चढ़ा हुआ है। इसकी दूसरी वजह है उनका एक ऑडियो टेप, जिसे आज बीजेपी लेकर सामने आई। वोटिंग के दिन ममता के उस फोन टेप का तूफान मच गया। टेप में ममता बनर्जी नंदीग्राम में जीत के लिए बीजेपी नेता से मदद मांगती सुनाई दे रही हैं। हम उस टेप को भी आपको सुनाएंगे। ममता ने जिस बीजेपी नेता से मदद मांगी, उसने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात भी की है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस टेप को लेकर बीजेपी ने ममता पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हार का डर है, इसीलिए उन्होंने बीजेपी के नेता को फोन करके चुनाव के लिए मदद मांगी। ये जो टेप, ऑडियो टेप हम देखे हैं, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो केयरटेकर मुख्यमंत्री, बट हैं तो मुख्यमंत्री, वो गुहार लगा रही हैं हमारे एक जिला सह सभापति से कि भाई जो भी हुआ भूल चूक माफी, वापस घर लौटाओ।
इसका मतलब क्या है? बहुत साफ है। अब उनको दिख रहा है कि हार का दिन आ गया, तो जैसे भी हो लोगों को वापस टांडो। पर उसमें दो बड़ी बात उन्होंने कहा। एक तो बोलती है कि तुमको पता है मैं उस इलाके में जा नहीं पाती थी। राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश में थी, कोई भी ऐसा इलाका हो जहाँ नहीं जा पा रहा है, तब तो यहाँ कानून व्यवस्था कहाँ है? उस मुख्यमंत्री को उस पद में रहने का भी कोई हक बनता है। वो खुद बोलती है, दूसरे लोग बोलते हैं, विपक्ष यदि बोले तो मैं माना, मुख्यमंत्री बोलती है कि तुमको तो पता है मैं नहीं जा सकती थी। और दूसरा एक वो बोली, अरे भाई जब पहले हमारे साइड में थे तो हम लोग तो ये सब करते थे। एक वाक्य में उन्होंने मान लिया कि जितने ये सब वहां पर काम होता था, अवैध काम, असामाजिक काम, ये सब के सब उनके ही छत्र छाया में होता था। ये निश्चित तौर पे हार की निशानी है। 2 मई की निशानी की क्या होगा? तो ममता फोन पर जिस शख्स से सपोर्ट मांगती सुनाई दे रही हैं, उनका नाम प्रलय पाल है। प्रलय पाल नंदीग्राम के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हैं। प्रलय ने दीदी के टेप पर क्या कहा, उसे सुनने से पहले 3 मिनट के उस ऑडियो टेप को सुन लीजिए, जिसने बंगाल के सबसे हॉट सीट नंदीग्राम के संग्राम में बड़ा धमाका किया है। তুমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। তুমি একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু দিদি সেটা তো আমি বলি শুনে, এটা আপনাকে দেখেই কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল, আপনার সেই আদর্শ ভিত্তিতে। এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন, সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে 11 সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয়, আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন প্রলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। এটা কে করেছিল এটা তুমি জানো? তোমাদের লোকাল যে লিডার ছিল, সে আমাদের নন্দীগ্রামে যেতে দিত না, এবং সে আমাকে নন্দীগ্রামে ঢুকতে দিত না, সারা মেদিনীপুরে ঢুকতে দিত না। তাদের একটা জমিদারি চলতো, তুমি তো জানো সবই ভাই। আমি দিদি রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পাবো না, এটা হতে পারে? আরে আমি আছি কি করতে? এগুলো তো, এটা তো যে করেছে সে অন্যায় করেছে। আমি তো মার খেয়েছি, আপনার মহাদেবের হাতে তো মার খেয়েছি আমি জানি, আমি সব জানি, আমি পরে শুনেছি। আমি তো আগে এত ডিটেলসে খবর নিতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু আমি গেছি, তাই আমি সবার খবর রাখছি বলেই খবর নিচ্ছি। আর দিদি এখন আপনি যাই মনে করুন না কেন, বেরিয়ে এসেছি দল থেকে। আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি, কোনো দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। আমি প্রাণ দিয়ে জীবন দিয়ে যখন যে দল করি, আমার পরিবার করে সেটাই করি। আর আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার মতন, 2 নম্বরই চুরির আঙুল তোলার মতন কারোর ক্ষমতা ছিল না, হবে না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। সব ঠিক। তুমি এবার আমাকে একটা বলো, যাদের জন্য করছো তারা তো কোনোদিন বিজেপি করেনি না। আমি এখন যারা করছে তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো যে তারা অনেস্ট? তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো যে তারা নিজেকে অনেস্ট বলে মনে করি? যতদিন দল ঠিক পথে চলবে ততদিন দলের সঙ্গে থাকবো। আমাদের বিবেক জন্ম দিয়েছে, দল জন্ম দেয়নি তো। মানুষের প্রতি অন্যায় হবে আমি কেন মানতে যাব? না, সেটাই তো আমি বলছি। তার মানে যে তোমাদের ওখানে লড়ছে, সে কি তোমাদের কাছে সৎ? না, উনি ওই পরিবার দিদি, আমি যখন সিপিএম এর কাছে অত্যাচারিত হতাম তখন কিন্তু ওই পরিবার পাশে ছিল। আমি এই জায়গা থেকে ওই পরিবারকে সাপোর্ট করি। দীর্ঘদিন শিশির বাবুর সঙ্গে বাবার 40 বছরের সম্পর্ক। যেদিন সিপিএমরা অত্যাচারিত হতো তখন কিন্তু পাঠিয়ে দিতাম, ওরাই কিন্তু সেদিন সাহায্য করতো, আর কেউ ছিল না। সেদিন তো আমাদের সাথে ছিল বলে আমাদের হয়ে ওরা করতো। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। মানে আপনি এত বড় নেতৃত্ব হওয়ার সঙ্গে সত্ত্বেও একজন সাধারণ কর্মীকে হিসেবে আমাকে ফোন করেছেন, এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু দিদি আমাকে ক্ষমা করবে। তুমি ভেবে দেখো। ঠিক আছে দিদি, ওকে, থ্যাংক ইউ, ভালো থেকো। ममता बनर्जी के इस कथित टेप के बाद खुद बीजेपी के नेता प्रलय पाल, जिनकी आवाज आप सुन रहे थे, वो भी सामने आ गए। प्रलय पाल ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने खुद उन्हें फोन किया और नंदीग्राम में टीएमसी के लिए काम करने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। प्रलय पाल के मुताबिक नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का परिवार हर किसी के साथ मुसीबत में खड़ा रहता है, इसलिए उनके साथ धोखा करने का सवाल ही नहीं है। प्रलय पाल ने ममता को साफ साफ कह दिया कि वो शुभेंदु अधिकारी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। দেখুন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নন্দীগ্রামে মমতা ব্যানার্জি প্রার্থী হয়েছে।
আর ওনার আজকের গিয়ে আমার কথা মনে পড়েছে, তাই ফোন করেছেন, ওনার সমর্থন চাইছেন, আমি যেন ওনার দলের হয়ে কাজ করি এবং ফিরে যাই। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি, দেশের জন্য জীবন পাত দিতে প্রস্তুত। আর আমাদের প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী, আর অধিকারী পরিবারের সঙ্গে আমার পরিবারের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। যখন সিপিএম এর চরম অত্যাচার, তখন সমস্ত কর্মীরা যারা আক্রান্ত হতো তাদের পাশে কিন্তু দাঁড়িয়েছিল এই অধিকারী পরিবার, কেউ আসেনি সেদিন। আর যখন থেকে আমি বিজেপি করি, একদিনের জন্য অধিকারী পরিবারের বিরুদ্ধে আঙুল আমি তুলিনি, তোলার সাহস পাইনি। কেন? ওই আনুগত্য থেকে কোনোদিন কোনো কিছু পাইনি, কিন্তু অধিকারী পরিবারের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার মতন স্পর্ধা আমি দেখাইনি, কারণ ওই পরিবার অসহায় মানুষের পাশে ছিল সেই আনুগত্য থেকে। আর এবার তো উনি প্রার্থী, ওনার জন্য তো জীবনপাত করতেই হবে। তাই দিদিকে বলেছি যে আপনার দল আমাকে রেসিডেন্ট দেয়নি, একজন নাগরিক হিসাবে যেটা পাওয়া আমার অধিকার ছিল, অতএব আপনি দাঁড়িয়েছেন, দাঁড়ান। আর আমরা কোনো দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, বেঈমানিকতা করি না, ভবিষ্যতেও করব না। আমার পরিবারের ব্লাড সেই কথা বলে। অতএব দিদি যাই বলুক না কেন, আমরা শুভেন্দু অধিকারীর জন্য লড়াই করছি, লড়াই করব, এবং শুভেন্দু অধিকারীকে নন্দীগ্রাম বিধানসভা থেকে অন্তত ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক হিসাবে নবান্নে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমি নিয়েছি এবং সেটা করে দেখাবো। আমার নাম প্রলয় পাল, আমি তমলুক সাংগঠনিক জেলা। बैटल ऑफ बंगाल में आज बम्पर वोटिंग हुई तो हिंसा भी खूब हुई। हिंसा की सबसे बड़ी वारदात ईस्ट मिदनीपुर के कांथी में हुई, जहां पर शुभेंदु अधिकारी के भाई शुभेंदु अधिकारी पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने शुभेंदु अधिकारी से बात की। उन्होंने हमले का आरोप सीधे टीएमसी के ऊपर लगाया। शुभेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ है और ये चुनावी हिंसा, और ये जबकि इलेक्शन एजेंट भी हैं सुमेंदु अधिकारी, इनसे हम बात करते हैं। चुनावी हिंसा का दौर शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में। क्या हुआ था सर, मुझे बताइए। आपकी गाड़ी हम देख रहे हैं पूरी तरीके से डैमेज कर दी गई। 3 बूथ है, एक पास के एक प्राइमरी स्कूल में 1 बूथ है, यहाँ पर हाई स्कूल में 2 बूथ है, 205, 6, 7। ये तीनों बूथों में कल रात से ही हमारे पास इंफॉर्मेशन था। तृणमूल के गुंडे लोग, ये लोग राम गोविंद दास जो ब्लॉक तृणमूल के प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व में ये बूथ लूटने की कोशिश करेंगे, प्लान बना रहे हैं और विरोधी वोटरों को रोकेंगे, भाजपा के वोटरों को। ये मैं जब सुबह ये लोग एक काम में लग गए थे, तब मैं 11 बजे मैं यहाँ पर आया। मैं आने के साथ ही मेरे पीछे पीछे ये लोग 15-20 लोग अंदर आए, 10-15 लोग अंदर आए। अंदर आने के बाद वो लोग स्लोगन देने लगे, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, मेरे से गाली गलौज करने लगे, पूछने लगे। और उसके बाद मैं बूथ के अंदर ही था, तो बाहर हमारे 3-4 कार्यकर्ताओं को बहुत बुरी तरह से ये लोग मारे हैं, हॉस्पिटल में वो लोग एडमिटेड हैं। और मेरे ड्राइवर को मारने के बाद मेरी गाड़ी से ऐसे ऐसे किया है। कौन थे ये लोग? आप कांग्रेस के गुंडे थे। राम गोविंद दास, वो ब्लॉक तृणमूल के जो प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व में पूरा घटना यहाँ पर हुआ है। लोकल पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं मिला? लोकल पुलिस पूरा इनके साथ जुड़ा हुआ है। आईसी कॉन्टाई एक तृणमूल के कैडर है एकदम, और यहाँ के एसडीपीओ और एडिशनल एसपी, तीनों के नाम में मैं स्पेसिफिक कंप्लेन करना चाहता हूँ। ये तीनों सब काम में तृणमूल के मदद कर रहे हैं इलेक्शन में। जिस वक्त आप आए, लेकिन ये हार रहे हैं, ये बुरी तरह से हार रहे हैं। इस वक्त आप आए तो क्या पत्थर डंडे चलाने लगे? क्या हुआ था उस वक्त? नहीं, मैं जब आया तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो स्लोगन दे रहे थे, नारेबाजी करने लगे, उसके बाद ये हुआ है। गाड़ी के अंदर बैठे? नहीं, मैं जब घटना हुआ तब मैं गाड़ी के अंदर नहीं था। आप कहाँ थे? तब मैं अंदर था, बूथ के अंदर था। चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का फोकस सिर्फ केरल पर है। राहुल गांधी केरल में मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में राहुल गांधी की वो तस्वीर है। राहुल गांधी के पैर धोने का ये वीडियो कांग्रेस ने ही फैलाया, जिसके बाद कांग्रेस को सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा निशाने पर लिया जा रहा है। इन 2 तस्वीरों को आप देखिए। ये देखिए, ये तस्वीर है इस वक्त आपके सामने, राहुल गांधी के पैर धुलाए गए। ये इरुमल्ली केरल की तस्वीर है, जहां पर राहुल गांधी एक मंदिर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके पैर धुलवाए गए, और इसी बात को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। और अब ये जरा उनकी, जब वो मस्जिद में गए तब की तस्वीर भी आप देख लीजिए। केरल की तस्वीरें हैं दोनों। राहुल गांधी मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं।
देखिए, राहुल गांधी खुद केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं और यूडीएफ का जीतना उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यही वजह है कि आज वो दूसरे चरण के प्रचार के लिए जब कोट्टयम पहुंचे तो सीधे येरुमली के लॉर्ड अयप्पा मंदिर पहुंच गए। वहां पर हमने देखा कि उनके पैरों को भी धोते हुए कार्यकर्ता नजर आए। भगवान अयप्पा का ये मंदिर बहुत खास है क्योंकि यहीं से ही सबरीमला के पहाड़ियों की चढ़ाई शुरू होती है। ये पहला पड़ाव है जहाँ पर हर हिंदू जो भगवान अयप्पा को मानता है वो वहाँ पर जाता है और वहाँ से पहाड़ की चढ़ाई शुरू करता है। इसके बिल्कुल ठीक बगल में वावर मस्जिद है। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड अयप्पा के दोस्त थे, वावर मुस्लिम थे, अरब से यहाँ पर आए थे और उस वक्त जब दोनों में लड़ाई हुई थी भगवान अयप्पा ने उनको हरा दिया था। उसके बाद वो भगवान अयप्पा की शरण में चले गए थे और भगवान अयप्पा ने खुद वहाँ के पंदलम महाराजा को कहा था कि वावर की जो याद में एक मस्जिद वहाँ पर बनाई जाए। और ये जो स्थान है ये हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए बहुत पवित्र स्थान है। जो भी हिंदू भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए सबरीमला जाता है वो वावर मस्जिद भी जरूर जाता है। यही वजह है कि वहाँ से एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की राहुल गांधी ने कि वो कितने सेक्युलर लीडर हैं और चाहते हैं कि इस बार एलडीएफ के बारे में कहा गया है कि वो बहुत ज़्यादा लीड लिए हुए है, दूसरी बार सरकार वहाँ पर बना सकती है। ऐसे में लगता है कि राहुल गांधी को भी अब भगवान अयप्पा के आशीर्वाद की ज़रूरत है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।